Companies will go after one other in their marketing campaigns. कहाँ एरर है, कैसे करेक्ट करोगे? वही बात, वन अदर तो पहली बात एक्सप्रेशन है ही नहीं है, वन एनदर होता है, ठीक है, वन एनदर और ईच अदर, तो वही बात कि यहाँ पे वन एनदर। नाउ it's referring to the same big lug who met his fate thanks to David's slingshot. क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छे फैजान, सबसे पहले जवाब, शिल्पी सही। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है व्हाट पीपल कमिट, पर्टिकुलरली हम स्पीकिंग में तो अपनी इज्जत बचा लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है तो इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और देखो कल कर भी रहे हैं। फैजान ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, तो भाई ये इट्स है, जब आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है इट इज। नाउ इट इज रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु मेट हिज फेट थैंक्स टू डेविड्स स्लिंग शॉट, तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम, यहाँ पे इट इज चाहिए, जब आप ITS लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इसका। फटाफट टेस्ट ले लूं क्या थोड़ा सा, कि सबको क्लैरिटी हो जाए इसमें, बताओ मुझे। हाँ जी, 2 सेंटेंस आपको दिए, बताइए किसमें किसके साथ जाएंगे। A B दोनों में जो लग रहा हो वो बता दो, अगर दोनों में लग रहा है ए तो ए लिख देना, दोनों में बी लग रहा है बी लिख देना, जरा लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, आज ये भी मामला क्लियर हो जाए। ठीक है, A B करना शुरू कर दिया। कई बार अरमान होते भैया सही तो बताओ सारे के सारे, अब इतने मासूम क्वेश्चंस में भी हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये है भाई इट इज रेड, ये इट इज रेड है, और इट इज जब कहना है तो इसके साथ जाओगे। जब इट्स कलर इज रेड बोल रहा हूं तो कलर जो शब्द है नाउन है, और नाउन के पहले क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव है एक्चुअली, इसका सिंपल सा अर्थ इसका ही होता है, इसका रंग लाल है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब होगा BA, यानी पहले में बी वाला वर्ड और दूसरे में ए वाला वर्ड आएगा। और एक छोटी सी बात और भी, कई बार ये भी कहा जाता है, जैसे कोई पूछे कि हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, तो आप जवाब देते हो इट्स बीन ग्रेट, तो ये भी क्लियर कर लेना, बोलने में तो इज्जत बचा लोगे, लिखने में फिर नहीं बच पाती। इट्स बीन ग्रेट, तो इट्स बीन ग्रेट ऐसे लिखा जाएगा, और अब की बार इस इट अपोस्ट्रॉफी एस में जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज नहीं छुपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इट इज भी होता है और इट हैज भी होता है। तो आपको इतना कॉमन सेंस है कि बीन लगा हुआ है तो इट इज बीन तो लगाओगे नहीं आप, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, इट हैज बीन, इट हैज बीन, और फिर यहाँ पे आ गया ग्रेट। अब फिर कुछ मासूम दिल दिमाग को मन में सवाल पैदा होता है, सर हमने तो पढ़ा हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में ING लगता है, नहीं हमेशा नहीं लगता, जब ING लगता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बता रहा है किसका, इट का, जो कि प्रोनाउन है, जो कि आपने एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल किया था। और नाउन प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, इसीलिए हैज बीन के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेट लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन हो गया। तो नाउन प्रोनाउन का स्टेट बताने में ये मदद कर रहा है, ये स्टेटिव वर्ब है। फर्क सिर्फ ये हो गया, ये स्टेटिव वर्ब एक ड्यूरेशन का है, आपने किसी होटल में स्टे किया 4 दिन, चेकआउट कर रहे हैं 5वें दिन, 4 नाइट 5 डेज का प्लान था, होटल मैनेजर पूछता है सर हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, आप जवाब देते हैं इट्स बीन ग्रेट, तो योर एक्सपीरियंस जो नाउन फ्रेज है ना, उसके लिए इट लगाते हो ये,
तो इट्स बीन ग्रेट बोलते हो आप, यानी इट हैज़ बीन ग्रेट, यानी ये 4 दिन का जो ड्यूरेशन रहा वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो दीज आर द माइन्यूट डिफरेंसेस। Despite of technological innovations and powerful analytical tools, nothing is happening. ये तो बहुत ही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ रहे होगे। एरर नजर आ गया? डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी, बी करेक्ट ऑप्शन है। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स, नथिंग इज हैपनिंग, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पावरफुल टूल्स के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। इन स्पाइट के साथ हाफ, डिस्पाइट के साथ हाफ नहीं लगेगा। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट, क्योंकि मैं शांत हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखो, इसीलिए पढ़ने में ही अपने आप फ्लो में पता लग जाता, कोई एरर नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। और इसीलिए मैं आपको शुरुआत में, चाहे कोई भी बैच हो करियर विल ऐप पे, सबसे पहले ग्रामर फाउंडेशन पढ़ाता हूं। अब देखो, ये डज नॉट मीन जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये वर्ब है, आया ना? किसके लिए लगा हुआ है? आई एम क्वाइट, नाउन क्लॉज हो गया। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, लगेगा ये कौन सी अंग्रेजी भाई, आई एम क्वाइट फिर डज नॉट मीन, और ये स्पीकिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए बोलते समय अगर आपने ध्यान से सुना है, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। और देखो, डज नॉट मीन ये वर्ब का पोर्शन है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ये अगेन नाउन क्लॉज है जो कि इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इधर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे, तो नो एरर। मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी, प्लेइंग एंड मिस्chievous। बताओ भाई। बहुत अच्छे। नाम का ही नहीं पता लग रहा जिसने सर करेक्ट जवाब दिया। नाम क्या भाई तुम्हारा? ये डबल टिक। वेरी गुड दीक्षा, दैट इज प्लेफुल। अब देखो, मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस, सिर्फ अगेन वही नाउन क्लॉज वाला फंडा। वो पता, जो जब भी सेलेक्टेड बच्चे आते हैं ना, जब मुलाकात होती है, वैसे मैं ऑफिस में तो नहीं होता, मैं नोएडा से ही क्लासेस लेता हूँ, तो इसलिए मुलाकात कम ही हो पाती है। तो जब जिनके साथ भी इंटरव्यूज होते हैं उनका वही कहना होता है कि सर, शुरू में जो आप ग्रामर फाउंडेशन की क्लासेस कराते हैं, वो उस उन क्लासेस में अगर कोई टिक गया तो उसकी इंग्लिश अपने आप आसान हो जानी है। और मैं वही बार बार एहसास कराता हूँ कि भाई देखो, कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई हर जगह सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस में नाउन क्लॉजेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ही डिस्कसेस के बाद इज आ रहा है। और आप अंग्रेजी के रूल रटते हैं, 100 रूल, 150 रूल, गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, रूल रट के धाराशाही हो जाओगे, सेंटेंस ही पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। तो इसीलिए ढंग से अगर एक बार पढ़ लिया, वो 4-5 क्लासेस होती हैं हर बैच में, किसी में 6 भी हो जाती हैं, लेकिन जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स को, फंक्शनल एस्पेक्ट को ब्रशअप करता हूँ, वर्ड पहचानना सीखते हैं, फिर फ्रेजेस पहचानते हैं, फिर क्लॉजेस पहचानते हैं। और अपने करियर वेल की क्लासेस में कोई चैप्टर होता है, मैं बच्चों को छेड़ देता हूँ, बताओ कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है, जो आपको एडिटोरियल में भी करा रहा हूँ। तो जब तक उस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है अंग्रेजी, फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आई नो इंग्लिश, और फिर आपके वो बोलने में भी दिखेगा कि आपको समझ नहीं आती है। आप रट्टू तोते हैं, जितना छोटा सा आकाश है आपका उतना ही दे दो, उतने में ही खेलोगे। थोड़ा गेम बढ़ाओ, बस वहीं पे पंख कट के गिर जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इतनी मुश्किल सी चीज नहीं है। इवन मैं वही कहता हूँ कि वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, हम सभी के बचपन की वो किताब थी ग्रामर की, 10वीं तक के लिए होती है ना, उसमें ये सब फ्रेज और क्लॉज समझाए गए हैं। ये पुराने पाप हैं जो आपने किए हैं, 15 साल तक ये सब पता होने चाहिए थे, फ्रेज क्लॉज सेंटेंसेस पहचान में आए, नहीं पढ़ा तो कम से कम अब तो पढ़ लो भाई। अब पढ़ लो, नैया पार हो जाए, सेंटेंस समझ में आए, फिर रूल रटने की समस्या खत्म हो जाएगी, खुद नजर आएगा। खैर, तो मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी, यहां पे प्लेइंग नहीं, प्लेफुल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इज यहां पे किस तरह का वर्ब हो गया? स्टेटिव वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एग्जामिनर उसी में खेल जाएगा, अच्छा इज के बाद प्लेइंग लगा, नहीं, ये प्लेफुल। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपके लिए कहूँ कि ही इज गुड, तो गुड वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। इसको क्या बोलोगे? स्टेटिव वर्ब बोलोगे, ही का स्टेट बता रहा है।
बट ही इज डूइंग दिस वर्क, यहाँ का इज हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद डूइंग मेन वर्ब है। बहुत बढ़िया। चलो समय हो चुका है पूरा, कल करते हैं अब। 30 क्वेश्चन का टारगेट था, आराम से डिटेल्ड मैनर में डिस्कस हो रहा है, तो कल मुलाकात करते हैं, कल इसको पूरा करेंगे। ठीक है।